नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। अब हम आज से 2 से 3 महत्वपूर्ण कक्षाएं BHU में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं और जिनके आने की संभावना भी है, उन सारी बिंदुओं पर इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अब BHU की जब हम बात करते हैं तैयारी की, तो यह कोर्स आपको फ्री में MGCI परिवार की ओर से दिया जा रहा है, जो कि आप YouTube के माध्यम से MGCI चैनल को सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है भैया प्रिपरेशन की इसके लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए BHU के लिए। तो मैं कुछ छोटी सी बातें बताऊंगा जिनको आप ध्यान में रखकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं किस एग्जाम में, BHU। चलो तो आइए हम देखते हैं भैया, बात हम कर रहे हैं BHU, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो BHU में किस तरह से पैटर्न में रहता है, वैसे आप सभी को पता है, लेकिन मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, बेसिक आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, ठीक है। तो यहां से जो एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसमें कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्पेशल, जैसे कि उस रीजन में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, कौन कौन से संस्थान आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस पर हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध स्थान, चाहे उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हो, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं 1 से 2, जो हमारे कोर्स से थोड़ा से बाहर रहेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरल नॉलेज टाइप से आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। रीजनिंग में भी डाल देता है, कभी कभी एग्रीकल्चर सेक्शन में डाल देता है, तो हमें ध्यान रखना है प्रसिद्ध स्थानों के नाम से। फिर वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान परिदृश्य कि वर्तमान में वहां पर कौन क्या है, जैसे कि मुख्यमंत्री कौन है वहां पर, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा संस्थान है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का धान का अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है ना। तो इस तरह से जो भी वर्तमान परिदृश्य में कौन क्या है वो। फिर निदेशक पूछे जाते रहे, तो आपको निदेशक लगभग जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश के या इंडिया के या इंटरनेशनल के जितने भी प्रमुख संस्थान है, उनके निदेशक आपको याद रखना है। उसके बाद भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की, तो उससे भी एक आध क्वेश्चन, भौगोलिक स्थिति से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको BHU एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिलेबस से थोड़े से हटकर आते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी पूछी जाती है, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पूछी जाती है। ये पिछला एनालिसिस है जो मैंने आपको बता दिया भैया। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो तो सॉल्व करना ही है, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मेंटल एबिलिटी का हो। तीनों सेक्शन के जब आप ओल्ड पेपर को सॉल्व कर लोगे, तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में उससे बहुत हेल्प मिलेगी, और टाइप ऑफ नेचर कैसा है क्वेश्चन का वो भी हमें क्लियर होते हुए चलेगा। तो इसलिए आपको इन बातों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और विशेष तौर पर रसायन विज्ञान में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना भैया, समझ गए, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मेंटल एबिलिटी और एग्रीकल्चर तो आपको पूरा अच्छे से बन जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद और आशा करता हूँ, ठीक है भैया।
चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलने वाला है। आइए अब हम आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज मैं जिस विषय पर यहाँ पर चर्चा करूंगा, एग्रीकल्चर में भी एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन से जो आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बीएचयू में पूछी जा सकती है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर एग्जाम में भी जिनका जिक्र होता है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों, तो बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। जिन क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो पहला ही क्वेश्चन डिजीज से रिलेटेड है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पशुओं में एफएमडी अर्थात खुरपका मुंहपका, एफएमडी खुरपका मुंहपका, जिसे हम एफ एम और डी फूट एंड माउथ डिजीज के नाम से जानते हैं। फूट एंड माउथ डिजीज मतलब जिनमें मुंह में भी समस्या हो जाती है और पैरों में भी। फूट मतलब पैर और माउथ मतलब मुंह, डिजीज मतलब रोग, ऐसा रोग जो कि मुंह और खुर दोनों में समस्या पैदा करता है। आपने देखा होगा इस डिजीज में भैया पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं, जैसे कि हमको भी हो जाते हैं छाले, अल्सर। लेकिन यहाँ पर विशेष केस, इन छालों में सूजन आता है और ये पस भरने लगता है। पस भरने लगता है मतलब पानी जैसा पस है ना, वो पीला वाला पस नहीं है, पानी जैसा पस, और ये छाले फूटते हैं तो फिर इनसे इस तरह से धागे नुमा लार टपकती पशु के मुंह से। याद रखना मेरा हर एक पॉइंट, हर एक शब्द एक प्रश्न है भैया। पशु के मुंह से धागे नुमा लार टपकती, ऐसा प्रश्न आ जाए कि पशु के मुंह से धागे नुमा लार टपकती है तो बताना है किस रोग में ऐसा होता है। तो पशु के मुंह से जो धागे नुमा लार टपकती है वह किस रोग का सिम्टम है, किस रोग का लक्षण है, तो हम बता देंगे एफएमडी का खुरपका मुंहपका रोग का लक्षण है। इसे खंगवा, एप्तस ज्वर, खुरा आदि नामों से भी जाना जाता है। खंगवा, ठीक है, एप्तस ज्वर और खुरा आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। बहुत फेमस है ना। और ये तो मुंह के कारण हो गया, और जब मुंह से धागे नुमा इसके लार टपक रही है तो ये होठ खोलने की कोशिश करेगा तो उसमें चपचपाहट की आवाज आती है। किस रोग में पशु के मुंह से चपचपाहट का साउंड निकलेगा, ठीक है, चपचपाहट का आवाज निकलता है, तो वह होता भैया एफएमडी में, खुरपका मुंहपका रोग में। याद रखना है किस रोग में चपचपाहट की आवाज आती है, तो एफएमडी में। और खुर पर भी हम चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका उपचार भी हम यहीं पर देख लेते हैं कि सर छाले हो गए तो पशु को क्या करेंगे। तो इसके लिए सुहागा और शहद को आपस में मिलाकर इन छालों के ऊपर लेप कर देते हैं, ठीक है। सुहागा और शहद को आपस में मिलाकर इन छालों पर लेप कर देना चाहिए। फिर अगली बात देखें तो खुरों में, पशु के खुरों में ये जो हुक के ये बीच वाला भाग है खुर के, ठीक है, जिसे हुक क्लिफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हुक विदर कहते हैं। यह बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये खुर है पशु का और ये वाला भाग, ये बहुत मुलायम होता है। पशुओं में भी हमारे यहाँ पर बहुत सॉफ्ट होता है, पशुओं में भी सॉफ्ट होता है। बार बार वो चाटने से यहाँ पर छाले भी पड़ जाते हैं और यह छाले यहाँ पर घाव का रूप धारण कर लेते हैं और वो घाव इतने गहरे होते हैं कि उनमें जंतु भी बन सकते हैं, ऐसा होता है। और इसी कारण पशु बार बार पैर जमीन पर पटकता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए फुट बाथ स्नान कराया जाता है, जिसे हम पाद स्नान या पैर डुबकी के नाम से जानते हैं। इसके लिए 2% नीला थोता, जिसे तुतिया भी कहते हैं, के घोल बनाकर पशु को एक हौद में से, एक नाद में से सुबह शाम गुजरना चाहिए, जिससे उसके पैर में आने वाले छाले ठीक हो जाएंगे। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और यह किसके द्वारा होता है, तो विषाणु जनित रोग है, याद रखना एफएमडी, इट इज अ वायरल डिसीज। यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक।
आइए, तो अब हमने रोग को समझ लिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि खुरपका मुंहपका बीमारी का मुख्य लक्षण है धसी हुई आंखें, मुंह और पैर में छाले, खूनी दस्त, नाड़ी और हृदय का तेज दर्द। द मेन सिम्टम ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज इज, तो ये ऑप्शन दिए भैया। अब हमने बात कर ही लिए तो हमें पता चली गया है कि इस स्थिति में इसका उत्तर ये होगा, अर्थात बी इट इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना एक नस्ल है, सीधा सिंपल सा प्रश्न है, पश्मीना किसकी ब्रीड है? तो पश्मीना एक बकरी की उन्नत नस्ल है। तो हम यहाँ पर इसे सही आंसर मानेंगे, वो होगा भैया इट इज ए गॉड ब्रीड। पश्मीना किसकी नस्ल है? तो बकरी की। लेकिन पश्मीना किससे प्राप्त होता है, किन बकरियों से प्राप्त होता है, उसके ऊपर दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर पश्मीना तो बकरी में चला जाएगा, लेकिन पश्मीना से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आगे अपन चर्चा करने वाले हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां पर बहुत डिटेल जानकारी दूंगा पश्मीना के बारे में। ठीक है, चलिए, भैंस के दूध देने की अवधि, मतलब लैक्टेशन पीरियड कितना होता बफेलो का? तो जो लैक्टेशन पीरियड होता बफेलो का वो 310 दिन होता है, याद रखना। और इतना ही इसका गर्भावस्था काल भी होता है, ऐसा बीएचओ ने आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो जो मेरिनो नस्ल है, पहली बात तो ये नस्ल किसकी है? बकरी की, भेड़ की। तो हम बताएंगे यह भेड़ की नस्ल है। और मेरिनो देखो ना आ रहा है और उसके ओरिजिन में भी ना आएगा, याद रखना। मेरिनो कहाँ की है? तो मेरिनो स्पेन की है। और क्या खासियत है, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट ऊन, सबसे महीन ऊन जिस भेड़ से प्राप्त होता है, सबसे महीन जो ऊन है जिस भेड़ से प्राप्त होता है वह मेरिनो है। तो मेरिनो का ऊन सबसे महीन होता है। और यह याद रखने वाली बात है भैया कि विश्व में सबसे महीन ऊन देने वाली, सबसे फाइन क्वालिटी का ऊन प्रोडक्शन करने वाली स्पीसीज कौन सी है? तो मेरिनो है। कहाँ का ओरिजिन है? स्पेन। न से न याद रखना बच्चों, ठीक है। और महीन इधर भी ना आ रहा, क्या ऊन सब में ना आ रहा ना, मेरिनो, महीन, ऊन, स्पेन सब में ना है। और एक इसकी खासियत है कि इसकी जो बॉडी पर स्किन होती है, वो त्वचा जो होती है इसकी त्वचा इस तरह से कर्ली होती है, मतलब फोल्डर्स होते हैं उसकी त्वचा में, इस तरह से फोल्ड की होती है। जैसे मेरी स्किन है तो मैं इसको पास में लगाते चले जाऊं तो इस तरह से इसमें फोल्डिंग की हुई स्किन पाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी स्किन फोल्डिंग वाली दिखाई देती है। इसका मेन सिम्टम है, याद रखना। किस भेड़ की त्वचा कर्ल होती है, रिंकल होती है या घुमावदार होती है? तो आप बता देना। मेरिनो की जो त्वचा होती है वह कर्ल या आपस में जुड़ी हुई होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एंथ्रेक्स एक गंभीर बीमारी है। एंथ्रेक्स काफी खतरनाक रोग है भैया और ये पशुओं में होता है मूलतः। एंथ्रेक्स पशुओं में, केटल्स में होने वाला एक खतरनाक रोग है और इसकी मृत्यु दर 100% है, मतलब हुआ तो लगभग मर ही जाता है। 100% मृत्यु दर किस रोग की? तो एंथ्रेक्स की। और एक ऐसी बीमारी है जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। प्रश्न आ जाए पशुओं का सबसे खतरनाक रोग है, तो सबसे खतरनाक रोग या सबसे गंभीर रोग या प्रमुख रोग आ जाए तो एंथ्रेक्स से याद रखना। कौन सा है? एंथ्रेक्स। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और यह पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। कैसे फैलता है? श्वास के माध्यम से इसके बैक्टीरिया जा सकते हैं, या किसी बटरफ्लाई, किसी मक्खी ने पशु के पास बैठी है और वो उड़कर हमारे शरीर पर आकर बैठ गई, तो इस तरह से ट्रांसमिट हो जाते हैं इसके बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, केटल्स में होता है, पशुओं में होता है एंथ्रेक्स, याद रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग का संबंध है। काफी फेमस प्रश्न है। हमारी पहाड़ियों पर ऐसा सब कुछ हम जब रिवीजन करेंगे आगे तो और देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें रानीखेत की तो यह चिकन्स, मुर्गियों का फेमस डिसीज है, याद रखना। इनमें यह होता है तो ये मुर्गियों में अधिकता से देखने को मिलता है। तो रानीखेत प्रमुख रोग है मुर्गियों का और यह एक वायरस जनित रोग है, याद रखना बेटा, समझ गए।
रानीखेत मुर्गियों का एक वायरल डिजीज है और ये उत्तर प्रदेश में कुमायूं की पहाड़ियों पर देखा गया था। ऐसा इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे जब रिवीजन में चलेंगे तब। आगे गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है, तो गिर गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है। गिर गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है। अब गिर गाय के बारे में बात की जाए तो उत्तर क्लियर है भैया। गिर किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है, तो हम बता देंगे गिर एक गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। गिर गाय के जो कान होते हैं, याद रखना, कुछ इस तरह से अंदर से घुमावदार होते हैं। ये इसके कानों की एक विशेष बनावट होती है। इसके जो कान होते हैं वो विशेष प्रकार से घुमावदार होते हैं। तो घुमावदार कान किस गाय के होते हैं, तो गिर के होते हैं। और इसकी जो पीठ होती है, कमर होती है, पीठ या बेक जिसे कहें, कमर तो अलग चीज हो गया, पीठ या बेक एकदम सीधी होती है, बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होती, एकदम स्ट्रेट होती है। इस तरह से इसकी जो पीठ होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। इसकी कुछ विशेषता है। फिर इसके शरीर पर स्पॉटेड होते हैं, धब्बे होते हैं, व्हाइट रेड ब्लैक, ठीक है, या तो व्हाइट होंगे या तो रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे। लाल काले सफेद धब्बे होते हैं जिसे हम चितकबरी बोल सकते हैं। ये इसकी कुछ पहचान है। इसकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन तक चली जाती है, ठीक है। इसकी टेल काफी लंबी होती है जो जमीन तक चली जाती है। इसमें नेवल फ्लैप, नाभि पट्ट भी अधिक विकसित देखने को मिलता है। इसका माथा उभरा हुआ रहता है, सींग घुमावदार बड़े होते हैं और कान के पास से ऐसे घूम जाते हैं और कान इसका कर्ली होता है, घुमावदार होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ गिर गाय के संबंध में बात की। फिर यह दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल? मिल्च ब्रीड है। भारत की 4 प्रमुख दुधारू नस्लों में इसका जिक्र होता है ना। और ये मूलतः गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से बकरी की कौन सी किस्म पश्मीना उत्पादन में प्रयुक्त है। अब पश्मीना की बात आ रही है तो यहाँ पर मैं आपको 2-4 चीजें महत्वपूर्ण बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। बात हो रही भैया पश्मीना की, तो पश्मीना पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। अब बात पश्मीना की हो रही है, ठीक है। तो पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। बकरी की 2 नस्लें, एक तो चेंगू और एक चांगथांगी। चांगथांगी 2 नस्लें, चांगथांगी, चेंगू और चांगथांगी। जो चांगथांगी है यह लद्दाख के चांगथांगी क्षेत्र में पाई जाती है। लद्दाख के चांगथांगी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन? चांगथांगी। चेंगू से भी मिलता है और चांगथांगी से भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों आ जाए तो फिर ज्यादा सही होगा चांगथांगी। क्यों सर? क्योंकि इससे जो पश्मीना प्राप्त होती है औसतन 215 ग्राम मिलती है और इससे औसतन मिलती है 125 ग्राम के आसपास। तो भैया दोनों के प्रोडक्शन की भी तुलना करें तो ज्यादा जो हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा? तो आप बोलोगे सर जो ज्यादा मिलेगा वो हमें चांगथांगी से मिलेगा 215 ग्राम और जो कम मिलेगा वो चेंगू से मिलेगा कितना? 125 ग्राम के आसपास। तो सर इसलिए चांगथांगी आएगा, बिल्कुल सही है। पश्मीना दोनों से प्राप्त होता है, लेकिन जब दोनों आ जाए तो ज्यादा सही चांगथांगी होगा। ये चांगथांगी जगह जो कि लद्दाख के चांगथांगी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है भैया। अब इस चांगथांगी से जो पश्मीना मिलता है, इस पश्मीना का पहाड़ी क्षेत्र अर्थात कश्मीर में विशेष उपयोग होता है और गलीचे और शॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गलीचे मतलब जो छोटे छोटे से गद्दे टाइप से होते हैं ना, उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो गलीचे और शॉल बनाने में कश्मीर में इस पश्मीना का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जो कि चेंगू और चांगथांगी से मिलता है। लेकिन दोनों में ज्यादा सही या दोनों में ज्यादा प्रोडक्शन पश्मीना का किससे होता है? तो चांगथांगी ब्रीड से होता है। आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। 2 नस्लें चेंगू और चांगथांगी,
दोनों में से ज्यादा अगर हम बात करें तो चांगथांगी से मिलता है पश्मीना, जिसका कश्मीर में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो इससे मुख्यतः शाल और गलीचे बनाए जाते हैं, क्योंकि यह गर्मी प्रदान करने वाला होता है। ठीक है भैया, तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि पश्मीना से संबंधित थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है भैया, तो अब बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से बकरी की कौन सी किस्म पश्मीना उत्पादन में प्रयुक्त होती है? अब भैया अभी हमने देखा कि बीटल, बंगाल और सानेन की तो कोई बात ही नहीं है, तो दूध की रानी इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो चेंगू इज द राइट आंसर। और यहाँ पर अगर चांगथांगी भी आ जाता तो फिर ज्यादा सही कौन होता? चांगथांगी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फिर चेंगू को उत्तर माना गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि भेड़ का औसत जीवन काल होता है, तो भेड़ का जो औसत जीवन काल होता है वो 10 से 12 वर्ष होता है, फैक्ट याद रखना। लेकिन वो उत्पादक पूछे तो 7 से 8 वर्ष। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर भेड़ का औसत जीवन काल पूछे तो कितना है, हम बता देंगे कि भेड़ का औसत जीवन काल 10 से 12 है। लेकिन पूछे कि भेड़ की उत्पादक आयु, प्रोडक्शन एज कितनी होती है, तो हमें बताना है भेड़ की जो उत्पादक आयु होती है, प्रोडक्शन आयु होती है, वो 7 से 9 वर्ष के मध्य होती है। ये दोनों प्रश्न आपको फैक्ट याद रखना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक औषधि है। कौन सी औषधि एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो बोरिक अम्ल याद रख लेंगे आप। इसमें बोरिक एसिड जो होता है वह एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में काम आता है। गाय के दूध में वसा का परसेंट, अब हम यहाँ पर बात करें वसा की बात करें तो अलग अलग गाय की नस्ल होती है, उन नस्लों में दूध का वसा परसेंट अलग होता है, लेकिन इन जनरली गाय के दूध में जो वसा होती है 4% के आसपास होती है। अब ऑप्शन की जो डिमांड है उस हिसाब से 3 to 5 वाला हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो 4% होती है, लेकिन यहाँ पर 3 to 5.5 दिया है। अब उसने रेंज में पूछा 5.5 किस में होता है? जर्सी में, विदेशी गाय है जर्सी, उसके दूध में जो फैट कंटेंट है वो 5.5 चला जाता है जर्सी गाय के दूध में। ठीक है, भारतीय गाय 4.5 तक चला जाता है। ठीक है, थारपारकर वगैरह में, तो अलग अलग ब्रीड में अलग अलग होता भैया, समझ गए बात को। लेकिन अब यहाँ पर बाकी डाटा तो बड़े हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि ए होगा। चलिए, मुर्गी का औसत तापक्रम, मुर्गी का तापक्रम 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यहाँ रखें, और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय, ये गाय का है और ये मुर्गी का तापक्रम। ठीक है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम अगर पूछा जाए तो हमें बता देना है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जमुनापारी बहुत महत्वपूर्ण नस्ल। जमुनापारी की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं सर? तो आइए देखते भैया, जमुनापारी किसकी नस्ल है? तो आप सब जानते हैं कि यह बकरी की नस्ल है, गोट की ब्रीड है। क्या क्या प्रश्न बनते हैं जमुनापारी से? तो जमुनापारी ब्रीड की हम बात करें, जमुनापारी बकरी की बात करें तो यह सबसे बड़ी बकरी है, भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी बकरी है, सबसे बड़ी बकरी है। इसे जादुई बकरी कहा गया। अब जादुई का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ जादू करके दिखाती है, जादू का मतलब है कि देखने में बहुत आलीशान होती है, आलीशान होती है, मतलब इसको देखने में लगता है काफी ऊंची होती है ना, इसलिए इसको जादुई आलीशान कहा जाता है। सबसे बड़ी बकरी। फिर इसका जो नोज होता है, नाक होता है, ठीक है, वो इस तरह से उत्तल लेंस आपने देखा हो कभी, तो उत्तल लेंस दोनों तरफ से क्या रहता है? उभरा रहता है। तो इसकी नाक क्या रहती है? उभरी रहती है। उसी को उभरी हुई नाक को रोमन नाक कहते हैं, और ऐसे मुंह को पेराट मुंह कहते हैं, मतलब तोते के जैसा मुंह। ठीक है, जो इसकी नोज होती है वो कुछ इस तरह से उभरी हुई रहती है। किसके लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, उत्तल लेंस ऐसे उभरा हुआ रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी नाक भी उभरी होती है, जिसे रोमन नाक कहते हैं। ठीक है, और रोमन नाक के कारण इसे पेराट मुंह के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम जमुनापारी की बात करें तो ये साधारणतः एक वर्ष में एक ही बच्चा देती है। ऐसा 57% होता है कि एक वर्ष में एक बच्चे को जन्म देती है, और 43% केस में ये एक साथ 2 बच्चे देती है।
दोनों डाटा याद रखेंगे। और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा जमुनापारी बकरी के लिए। एक तो सबसे बड़ी बकरी है, जादुई बकरी है। इसकी नाक जो होती है वो रोमन नाक होती है, उभरी हुई होती है। 57% केस में 57% तक तो ये एक ही बच्चा देती है, लेकिन 43% केस में एक साथ 2 बच्चे भी दे सकती है। अब इतनी जानकारी को एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते भैया थोड़ा सा इसमें। अब आगे की क्या बात है सर इसमें, तो इसमें ड्रेसिंग परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा परसेंटेज बेटा, ड्रेसिंग परसेंटेज। सर ये क्या होता है, अब इस जानकारी को मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको ड्रेसिंग परसेंट बताता हूँ भैया, ठीक है। चलिए, पिछली बार एमपीपीएटी में भी ड्रेसिंग परसेंट से प्रश्न आया था। चलिए, तो इसका भी ड्रेसिंग परसेंट की हम बात करते हैं। ड्रेसिंग परसेंट का मतलब क्या होता है, तो सॉल्टर करने के बाद, उसको मार देने के बाद जो उसका भार है, मरने के बाद का जो शरीर भार है, और जो जीवित रहने का शरीर भार है, जब जिंदी है तब जो शरीर भार है, और मरने के बाद जो शरीर भार है, जीवित शरीर भार, ये मृत शरीर भार है, और ये जीवित शरीर भार। तो जीवित शरीर भार और मृत शरीर भार में 100 का गुणा कर देते हैं, तो उससे निकल कर आता है ड्रेसिंग परसेंटेज। मतलब मरने के बाद उसको तोला जाए और मरने के पहले तोला जाए, और दोनों में जो अनुपात निकलेगा 100 से गुणा करने से, वह उसका ड्रेसिंग परसेंटेज कहलाएगा। और इसमें सिर को, अन्य ऑर्गन्स को शामिल नहीं करते हैं, जैसे आंत हो गया, सिर हो गया, इनको शामिल नहीं करते हैं। समझ गए, सिर्फ और सिर्फ मीट की बात होगी, जो काम का है उनकी बात होगी, सिर को शामिल नहीं करते। सिर के भार को ड्रेसिंग परसेंटेज में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। उस्मानाबादी का पूछा था पिछली बार एमपीपीएटी में, जैसा आपको पता है। पर यहाँ पर जमुनापारी के बारे में पूछा जाए तो इसका ड्रेसिंग परसेंटेज हम देखेंगे तो ये ऑन एन एवरेज 2 तरह से होगा, एक तो 43% होगा और एक 48%, ठीक है। अब 43% कब होगा, और 45 और 48 2% इसके निकलेंगे। ड्रेसिंग परसेंट इसमें 2 है, एक तो 45% है और एक 48%। अब 45 कब होगा, जब ये 6 माह की, उस आयु में ड्रेसिंग परसेंटेज इसका 45%, और ये जब 9 माह की हो जाए तब इसका ड्रेसिंग परसेंट कितना होगा, तो 48%। बात समझ गए भैया। ड्रेसिंग परसेंट मतलब मरे हुए शरीर का भार बटे जीवित शरीर भार गुणा 100 से उसका निकल जाता है ड्रेसिंग परसेंटेज। जब ये 6 माह की होती है तब 45%, और ये 48 माह की होती है तो 9 माह की होती है तो 48% इसका ड्रेसिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। अब तुम्हारे मन में डाउट, सर दोनों आ जाए, तो बेटा वो दोनों आएगा तो कंडीशन देगा, ठीक है, और फिर नहीं तो लिख देगा, रेंज में दे देगा, तो रेंज में बता देंगे 45 से 48% तक का इसका ड्रेसिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। मरे हुए शरीर का भार बटे जीवित शरीर का भार। समझ गए भैया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो संभवतः आप पहली बार सुनोगे भैया, कि जमुनापारी में हड्डी वो मांस का अनुपात कितना होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि जमुनापारी में हड्डी और मांस का अनुपात कितना होता है, तो बता देना 1:3.9, मतलब 1:4 बता सकते हैं। 3.9 ऑलमोस्ट 4 हो गया, तो याद रखने के लिए 1/4 याद रख लेना। 1 भाग हड्डी होती है, 4 भाग मांस होता है। किसमें, जमुनापारी बकरी में हड्डी और मांस का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना 3:1:3.9, 1:4 होता है। ड्रेसिंग परसेंटेज जब वो 6 माह की है तो 45%, और वो जब 9 माह की है तब 48% होता है। आई होप आपको जमुनापारी बकरी के बारे में ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। एक और इसकी खासियत है कि इसके पिछले बूटक होते हैं, उन बूटक पर बाल पाए जाते हैं, है ना। इसके जो बूटक होता है, कमर वाला जो हमने पढ़ा था पशुओं में, बूटक हिंड क्वार्टर्स में उठा हुआ उभरा हुआ भाग होता है, उसके नीचे क्रूप के जस्ट नीचे बूटक होते हैं, वहां पर इसमें विशेष कैरेक्टर है, फाइबर्स पाए जाते हैं, जिन्हें फीदर्स के नाम से जाना है। या जो बाल पाए जाते हैं, जैसे बकरियों में बाल नहीं होते, फाइबर होते हैं, तो इसके जो बाल होते हैं, फाइबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फीदर्स कहलाते हैं याद। तो फीदर्स किसमें पाए जाते हैं, ये भी जमुनापारी में पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार से घूमने की शौकीन है ना, इसको बांध के खाना पसंद नहीं है, तो ये घुमक्कड़ है, घूमना इसको पसंद है, इसलिए इसको घुमक्कड़ या रूरल गोट, ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है। एक और खासियत, इसके कानों की जो लंबाई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है,
तो ये सारे प्रश्न भैया जमुनापारी बकरी से संबंधित है, जो कि कई बार एग्जाम में आए हैं। तो आई होप आपको इस बकरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने बता दिए। उत्पत्ति स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इटावा, और इटावा उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया भैया। इटावा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत सारी जगह है लेकिन उसमें भी इटावा ज्यादा फेमस है। तो आई होप आपको ये फेमस चीजें समझ में आ गई होगी। और बीएचयू में भेड़ बकरी को नस्लों को ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल और पढ़ लेना। क्वेश्चन सिंपल आएगा, चिंता नहीं करना है, पर फिर भी आप जितना फोकस कर सकते हैं पशुपालन में ब्रीड वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस कर लेना है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर वर्ष ब्रीड से क्वेश्चन जरूर आते हैं लाइव स्टॉक में। भैंस की एक नस्ल, इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो जाफराबादी। बहुत सरल सा आसान सा प्रश्न। क्यों जाफराबादी? क्योंकि ये तो भैंस की नस्ल है, नामांकित नस्लों में आएगी ना भैया। जाफराबादी किसकी नस्ल है? तो हम बता दें कि जाफराबादी भैंस की नस्ल है, जो प्रतिदिन कितना दूध दे सकती है? तो यह प्रतिदिन 15 से 18 किलोग्राम दूध दे सकती है जाफराबादी। और इसे छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता है, मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, ठीक है, काफी विशालकाय होती है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिदिन 15 से 18 किलोग्राम, और यह अधिकतम 23 से 36 लीटर दूध एक ब्यात में या प्रति ब्यात में देती है। तो यह प्रति ब्यात 23-36 लीटर दूध दे सकती है। तो दूध उत्पादन क्षमता इसकी ज्यादा है, 23 से 36 लीटर प्रति ब्यात, और शरीर विशालकाय होता है, ठीक है, याद रखना। ये जाफराबादी की कुछ खासियत है जिन्हें आप याद रखेंगे। तो यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्न जो कि जाफराबादी से थे वो मैंने बता दिए भैया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डेयरी में हम डिटेल पढ़ेंगे, करनाल हरियाणा में। कौन सा रीढ़धारी, मतलब किसमें वर्टिब्रेट्स पाई जाती है? ठीक है, झींगा में, सांप में, मच्छर में, अष्टबाहु में। तो सीधी सी बात है, ये होगा इसका आंसर भैया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरीसृप या सांपों में भी वर्टिब्रेट्स पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। इंडिया है, करनाल हरियाणा में स्थित है, आपको पता ही है, ठीक है। आनंद में कौन है? तो अमूल है। अमूल को याद रखना, जो कि सहकारिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अमूल आनंद डेयरी मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, 1946, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते रहे। रुधिर पट्टक, आरबीसी का जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। काउ मिल्क, गाय के मिल्क में पाए जाने वाली प्रोटीन किस नाम से जानी जाती है? तो केसिन प्रोटीन होती है, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है? केसिन होती है। जीन तो मक्का की प्रोटीन है, जीन किसकी प्रोटीन है? मक्का की है। एल्ब्यूमिन अंडे की प्रोटीन है, ये किसकी प्रोटीन है? एग की या अंडे की प्रोटीन, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमें याद रखना है ये प्रश्न को। डॉली भेड़ को किसने बनाया था? तो डॉली भेड़ को एक किसान ने बनाया था जिसका नाम था विल्मुट। तो विल्मुट साहब ने इसको बनाया। डॉली भेड़ को पूछा जाता रहा है। रिफ्रैक्टो या रेफ्रिजरेटर में बात की जाए तो किस तापमान पर सीमेंट को स्टोर किया जाता है? तो यहाँ से 3-4 चीजें याद रखें। क्या 3-4 चीजें? इसका आंसर तो भी 5 आएगा, है ना, लेकिन रेफ्रिजरेटर बोला ना, फ्रिज की बात हुई, लेकिन -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन के साथ करते हैं, और -79 डिग्री सेल्सियस पर ठोस CO2 शुष्क बर्फ के साथ भी सीमेंट को फ्रीजिंग किया जाता है, सीमेंट को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुर्रा भैंस का औसत दूधकाल कितने दिन का होता है? तो 300 दिन का होता है। औसतन मुर्रा भैंस कितने दिन दूध देती है? तो 300 दिन दूध देती है। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देगी? तो भारतीय मुर्गियां जो अंडे देती है वो कम देती है, 60 देती है एक वर्ष में, लेकिन व्हाइट लेगार में 280-290 अंडे देती है, इसलिए उसको अंडे देने का चैंपियन कहा जाता है। किसको? लेगार को, व्हाइट लेगार को अंडे देने का चैंपियन कहा जाता है, याद रखना भैया। पनीर में वसा की मात्रा तो होती है 35%, 33% होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा, याद रखना। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, और ए की कमी से रतौंधी, और रिकेट्स होता है विटामिन बी की कमी। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न आपको बता दिए। विटामिन सी अगर कम हो गया तो स्कर्वी हो जाएगा,
विटामिन बी कम हो गया तो बेरी बेरी, बी से बेरी याद रखना। रतौंधी, आंखों की बात हो रही है, रेटिनल ए आएगा। और रिकेट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में बच्चों में, रिकेट्स और घरों में एस्ट्रोमेलिस है, किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिल गई भैया एक ही साथ, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हमने 18-19 में जो BHU में एनिमल हस्बेंड्री से लाइफ स्टॉक से जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन देख लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारी भी हमने यहाँ पर देखी। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं कल नई ऊर्जा के साथ। थैंक्स टू ऑल।